हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने 12 के पार्ट को पढ़ना शुरू किया था। उसमें हमने एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य परिचय देख लिया था। आज बात करेंगे कार्बोनिल समूह की प्रकृति। हमने देखा था कि एल्डिहाइड और कीटोन में जो समूह कॉमन होता है वो है कार्बोनिल समूह। इस कार्बोनिल समूह की प्रकृति हमें देखनी है। इस टॉपिक में हम 3 मुख्य बातें देखेंगे। एक तो कार्बोनिल समूह की प्रकृति कैसी है, दूसरा इसका निर्माण कैसे होता है, और तीसरी मुख्य बात है कि इसमें अनुनाद किस तरह से पाया जाता है। कार्बोनिल समूह में ऑक्सीजन परमाणु की अधिक विद्युत ऋणता के कारण कार्बन ऑक्सीजन बंध ध्रुवीय होता है। ध्रुवीय बंध होने के कारण कार्बन पर आंशिक धनावेश तथा ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश उपस्थित होता है। इसमें कार्बन sp2 संकरित होता है। देखिए, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, दोनों के बीच में द्विबंध पाया जाता है। ये कार्बन sp2 संकरित होता है, ऑक्सीजन भी sp2 संकरित ही होता है। पहली बात तो ये कि ये जो बंध है द्विबंध, ये ध्रुवीय बंध है, कारण ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज़्यादा है। विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आकर्षित होते हैं, जिससे ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने से ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है और कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। आंशिक इसलिए बोलते हैं कि ये दोनों बंधों के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आकर्षित होते हैं, पूरी तरह स्थानांतरित नहीं होते। जब इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से स्थानांतरित हो जाते हैं तो उसमें ऋणावेश पूर्ण दिखाया जाता है, और जब पूरी तरह से स्थानांतरित ना होकर सिर्फ उसकी तरफ आकर्षित होते हैं तो आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश के द्वारा उनको प्रदर्शित किया जाता है। दूसरी बात, इस कार्बन ऑक्सीजन द्विबंध का निर्माण कैसे हुआ। कार्बन में sp3 संकरित पाया जाता है, और हम जानते हैं जब कार्बन sp3 संकरित होता है तो उसमें एक p कक्षक कैसा रह जाता है, असंकरित रह जाता है। इसी तरह से यहाँ ऑक्सीजन भी sp2 संकरित है, तो ऑक्सीजन में भी 3 sp2 संकरित कक्षक रहेंगे, 3 तो sp2 संकरित कक्षक रहेंगे और एक रहेगा असंकरित p कक्षक। देखिए, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। ये लोन पेयर इन असंकरित p कक्षक के नीचे दिखाने के बजाय हम बाहर दिखाएं तो सही रहेगा, वरना ऐसा लगेगा कि ये इलेक्ट्रॉन इन असंकरित p कक्षकों में है, जबकि ऐसा नहीं है। एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म एक sp2 संकरित कक्षक में है, दूसरा दूसरे में है, और तीसरा sp2 संकरित कक्षक ऑक्सीजन का इस कार्बन के sp2 संकरित कक्षक के साथ अतिव्यापन करता है और किसका निर्माण करता है, सिग्मा बंध का निर्माण करता है। देखिए, मैं दोबारा बताता हूँ। कार्बन sp2 संकरित रहता है, कार्बन का एक sp2 संकरित कक्षक ऑक्सीजन के sp2 संकरित कक्षक के साथ अतिव्यापन करके सिग्मा बंध का निर्माण करता है। कार्बन और ऑक्सीजन के बाकी के sp2 संकरित कक्षक कार्बन अन्य कार्बन परमाणुओं या हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ बंध बना लेता है, और ऑक्सीजन के sp2 संकरित कक्षकों में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं, जो बाकी 2 बच गए थे। अब दूसरी बात करते हैं कि पाई बंध का निर्माण कैसे हुआ। कार्बन के पास एक असंकरित p कक्षक होता है, ऑक्सीजन के पास भी एक असंकरित p कक्षक होता है। ये असंकरित p कक्षक पार्श्वीय अतिव्यापन करके इस पाई बंध का निर्माण कर लेते हैं। जब अतिव्यापन होगा तो कार्बन ऑक्सीजन के सिग्मा बंध के ऊपर व नीचे इलेक्ट्रॉन अब्र पाया जाएगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन अब्र है, इस तरह से इसको दिखाते हैं, और एक पाई बंध का निर्माण हो जाता है, जिसमें एक सिग्मा होता है, एक पाई बंध हो जाता है। ऑक्सीजन के ऊपर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जिसे लोन पेयर भी हम कहते हैं। अब बात करते हैं अनुनादी संरचनाओं की। जब कोई अभिकर्मक इनसे अभिक्रिया करने आता है या फिर ये किसी अभिकारक के साथ अभिक्रिया करने के लिए जाते हैं कार्बोनिल यौगिक, तो क्या होता है, इन दोनों के बीच जो द्विबंध था उसमें से जो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के ऊपर पूर्णतः स्थानांतरित हो जाते हैं।
जिससे ऑक्सीजन ऋणावेशित और कार्बन धनावेशित हो जाता है। यानी कि अभिक्रियाओं में ध्रुवणता के कारण कार्बोनिल समूह का कार्बन इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र और कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन नाभिक स्नेही केंद्र की तरह व्यवहार करता है। यानी कि जब ये अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं और अभिक्रिया के प्रकार के आधार पर ही ये अपनी अभिक्रिया की प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि अगर अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया है तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया है तो अभिक्रिया में कौन भाग लेगा? पहले ये कार्बन भाग लेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र की तरह काम करता है और इसमें दोनों ही केंद्र पाए जाते हैं। अगर अभिक्रिया नाभिक स्नेही है तो ये ऑक्सीजन अभिक्रिया में पहले भाग लेगा और नाभिक स्नेही केंद्र की तरह व्यवहार करेगा। तो ये 3 बातें थीं कार्बोनिल समूह की प्रकृति पर। परीक्षा में या तो सीधा ही क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बोनिल समूह की प्रकृति को समझाइए, या फिर कार्बोनिल समूह की संरचना को समझाइए, ये दोनों चित्र उतारने पड़ेंगे आपको, या फिर कार्बोनिल समूह की अनुनादी संरचना को समझाइए। इस तरह से 3 क्वेश्चन इसमें से बनने की संभावना होती है। अब बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोनों के निर्माण की विधियां। दोनों की निर्माण की विधियों को हम एक साथ ही देखेंगे। कुछ अभिक्रिया ऐसी भी देखेंगे जिनमें केवल एल्डिहाइड बनाए जाते हैं, कुछ अभिक्रिया ऐसी भी देखेंगे जिनमें केवल कीटोन बनाए जाते हैं। लेकिन पहले हम वो अभिक्रियाएं देखेंगे जिनमें एल्डिहाइड और कीटोनों दोनों का ही निर्माण होता है। सबसे पहली अभिक्रिया है एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से। एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड और कीटोन किस तरह से प्राप्त करते हैं ये देखते हैं। देखिए, यहाँ मुख्य बात यह है कि जो प्राथमिक एल्कोहल होते हैं, प्राथमिक एल्कोहल का मतलब है कि OH उस कार्बन से जुड़ा है जो कार्बन केवल एक अन्य और कार्बन से जुड़ा है। यानी कि ये कार्बन अन्य एक ही और कार्बन से जुड़ा रहेगा, तो इसका मतलब इस कार्बन की बाकी की 2 संयोजकताएं कौन पूरी करेगा? हाइड्रोजन पूरी करेगा। तो ये प्राथमिक जो एल्कोहल है उनको पहचानने का तरीका है कि OH CH2 वाले कार्बन से जुड़ा रहेगा, यानी कि OH उस कार्बन से जुड़ा रहेगा जो केवल एक ही और कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो प्राथमिक एल्कोहल की पहचान इस तरह से होगी, यानी कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से 2 हाइड्रोजन और जुड़े हुए मिलेंगे। इसका मतलब वो जो एल्कोहल है वो प्राथमिक एल्कोहल है। और द्वितीयक एल्कोहल क्या होते हैं कि OH उस कार्बन से जुड़ा रहेगा जिस कार्बन के पास केवल एक ही हाइड्रोजन है, क्योंकि बाकी की 2 संयोजकताएं इस कार्बन की कौन पूरी करेगा? 2 और कार्बन पूरी करेंगे, इसलिए तो ये द्वितीयक है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्बन की पहचान कैसे करते हैं कि कार्बन एक अन्य और कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, केवल बाकी की संयोजकताएं कोई और समूह पूरी कर रहे हैं, कार्बन नहीं कर रहा, तो वो प्राथमिक कार्बन है। बाकी की संयोजकताएं हाइड्रोजन भी कर सकता है, कोई और जैसे हैलोजन परमाणु भी कर सकता है। ऐसा कार्बन जो केवल 2 अन्य कार्बन से जुड़ा है और उसकी बाकी की संयोजकताएं और समूह पूरी कर रहे हैं, जैसे ये कार्बन है, इसके 2 संयोजकताएं 2 कार्बन पूरी कर रहे हैं और बाकी 2 संयोजकताएं जो बच गई वो तो एक तो ये हाइड्रोजन पूरी कर रहा है और एक ये OH समूह पूरी कर रहा है। एल्कोहल में कैसे पहचानना है कि OH उस कार्बन से जुड़ा है जिस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, यानी कि ये समूह प्राथमिक एल्कोहल में पाया जाता है CH2OH, और द्वितीयक एल्कोहल में कौन सा समूह पाया जाएगा? CHOH। जब प्राथमिक एल्कोहलों का ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीकारक से निकलने वाली ऑक्सीजन यहाँ से OH के हाइड्रोजन और CH2 के एक हाइड्रोजन को साथ लेकर H2O अणु बाहर निकालती है और यहाँ ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ एक बंध और बना लेता है। यानी कि कहने का मतलब सीधा सा ही है कि CH2OH प्राथमिक एल्कोहलों का CH2OH समूह किस में बदल जाता है? CHO, यानी कि एल्डिहाइड में बदल जाता है। और द्वितीयक एल्कोहलों का जब ऑक्सीकरण करवाते हैं तो देखिए यहाँ से हाइड्रोजन निकाला और OH जिस कार्बन से जुड़ा था उस कार्बन का हाइड्रोजन निकाला और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच एक बंध और बना दिया, एक तो था ही, एक बंध और बना दिया, तो किसका निर्माण हुआ? कीटोन समूह का निर्माण होता है। तो प्राथमिक एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनते हैं, जबकि द्वितीयक एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से
कीटोन बनते हैं। ऑक्सीकारक के रूप में पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो कि अम्लीय ही हम उपयोग करते हैं, और पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का मुख्यतः उपयोग किया जाता है। ये तो साधारण बात थी कि इनको लिया और सिर्फ एल्कोहलों का ऑक्सीकरण ही करवाना था, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट एल्कोहल में डाल दिया, हमने कह दिया कि एल्कोहल का ऑक्सीकरण हो गया। प्राथमिक एल्कोहलों का ऑक्सीकरण एल्डिहाइड में हो गया और द्वितीयक एल्कोहलों का ऑक्सीकरण कीटोन में हो गया। लेकिन ये ऑक्सीकरण यही नहीं रुकता, फिर K2Cr2 या KMnO4 का प्रयोग करने पर ये एल्डिहाइड आगे भी ऑक्सीकृत होकर किस में बदल जाते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाते हैं। और ये कीटोन भी आगे ऑक्सीकृत होकर किस में बदल जाते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाते हैं। अगर हम सिर्फ इन्हीं का निर्माण पढ़ रहे हैं, यानी कि प्राथमिक एल्कोहल से हमें सिर्फ क्या चाहिए? एल्डिहाइड ही चाहिए, तो ये जो विधि है K2Cr2O7 और KMnO4 के द्वारा ऑक्सीकरण करने की, ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हमें शुद्ध अवस्था में एल्डिहाइड प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हम दूसरा तरीका निकालते हैं। जब प्राथमिक एल्कोहलों का ऑक्सीकरण करवाते हैं K2Cr2O7 की उपस्थिति में, तो एक उत्प्रेरक हम और काम में लेते हैं। वो क्या है? PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इससे क्या होगा? एल्डिहाइड आगे कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत नहीं हो पाता, यानी कि उच्च मात्रा में एल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए प्राथमिक एल्कोहलों का ऑक्सीकरण पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट की उपस्थिति में कराया जाता है। और इस PCC की संरचना याद करना बड़ा ही आसान है। पिरिडीन की आपको संरचना पता है, जैसे बेंजीन की संरचना होती है वैसी ही पिरिडीन की होती है, बस एक कार्बन की जगह आप क्या लगा दो? नाइट्रोजन लगा दो। C5, क्योंकि एक कार्बन हट गया, H5N, ये इसका अणु सूत्र हो गया। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6 होता है। एक कार्बन की जगह एक नाइट्रोजन लगा दिया तो ये हो गया C5। उस कार्बन पे एक हाइड्रोजन भी था जो हटाया था, तो वो एक हाइड्रोजन भी कम हो गया, तो ये क्या हो गया? C5H5, और एक नाइट्रोजन जोड़ दिया तो वो N हो गया। ये इसका अणु सूत्र हो गया। क्रोमेट क्या होता है? CrO3 क्रोमेट होता है। और क्लोरो जो कि HCl से आता है, और इनको जोड़ के लिखा है बस CrO3 C5H5N HCl, ये इसका सूत्र हो गया। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC। इसकी उपस्थिति में जब प्राथमिक एल्कोहलों का ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो हमें उच्च मात्रा में एल्डिहाइड प्राप्त होती है। ठीक है, यही आगे इसमें आपके नोट में लिखवाया है मैंने। प्राथमिक एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड तथा द्वितीयक एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से कीटोन प्राप्त होते हैं। सामान्य ऑक्सीकारक ये हैं। एल्डिहाइडों को आगे अम्लों में ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए अभिक्रिया में सामान्य ऑक्सीकारकों के साथ साथ पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि एल्डिहाइडों की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए या उच्च मात्रा में एल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए प्राथमिक एल्कोहलों का ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में करवाया जाता है? इसका सूत्र डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कीटोनों के साथ भी यही समस्या है कि कीटोन भी आगे ऑक्सीकृत हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि कीटोन भी आगे किस में ऑक्सीकृत हो जाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हम क्या करें कि कीटोन उच्च मात्रा में प्राप्त करने के लिए इसको किस विधि से प्राप्त करें? द्वितीयक एल्कोहलों का ऑक्सीकरण कैसे करवाएं कि सिर्फ हमें कीटोन ही प्राप्त हो? द्वितीयक एल्कोहलों का ऑक्सीकरण इनके अलावा किस विधि से करवाएं कि हमें सिर्फ कीटोन प्राप्त हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त ना हो? तो उसके लिए जो ऑक्सीकरण की विधि है उसे बोलते हैं ओपेनोर ऑक्सीकरण। कीटोनों को आगे अम्लों में ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए द्वितीयक एल्कोहलों का ओपेनोर ऑक्सीकरण करवाया जाता है। इसमें क्या होता है? इस विधि में द्वितीयक एल्कोहलों को कीटोनों में ऑक्सीकृत करने के लिए द्वितीयक एल्कोहलों की क्रिया
एसीटोन के आधिक्य में एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड से करवाई जाती है। यहाँ पर ना तो हम K2Cr2O7 ले रहे हैं, ना ही KMnO4 ले रहे हैं, यहाँ हम अन्य ही ऑक्सीकारक ले रहे हैं, जिसमें कौन कौन है, एसीटोन और एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड। एसीटोन की संरचना तो आप याद कर लोगे, इसका सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप भूल भी जाते हो, कई बार बच्चे यहाँ गलती करते हैं, यहाँ 3 लगा देते हैं, यहाँ लगाना भूल जाते हैं। देखिए ये 3 ब्यूटॉक्साइड के CH3 ग्रुप के लिए है, और इस 3 का मतलब है कि ये तृतीयक ब्यूटॉक्साइड ही 3 बार जुड़ा हुआ है एल्यूमिनियम के साथ। देखिए खोल कर लिखते हैं इस संरचना को। पहले ब्यूटॉक्साइड की संरचना बनाते हैं। कार्बन जिसके साथ 3 CH3 जुड़े हुए हैं और एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है एक कलबन से, और ये जो ऑक्सीजन है इसकी संयोजकता खाली है। तो ये संरचना किसकी है, ब्यूटॉक्साइड की संरचना है। बात समझ में आई? ये संरचना किसकी है, ब्यूटॉक्साइड की संरचना है। और ये ऑक्सीजन जिसकी संयोजकता खाली है, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, एल्यूमिनियम के साथ जुड़ा हुआ है, और एल्यूमिनियम +3 होता है। तो इसका मतलब एल्यूमिनियम से सिर्फ एक ब्यूटॉक्साइड जुड़ने से काम नहीं चलेगा, कम से कम कितने जुड़ेंगे, 3 जुड़ेंगे। ठीक है, एक जैसे ही ब्यूटॉक्साइड आयन 3 जुड़ेंगे। तो देखिए इसको हमने बांध के लिखा, यानी कि एल्यूमिनियम के साथ 3 ब्यूटॉक्साइड आयन जुड़े हुए हैं, इसको और बांधते हैं, यानी कि इस कार्बन के साथ 3 CH3 हैं। मैंने ऐसे लिखा, देखिए इस कार्बन के साथ 3 CH3 हैं, ऐसा ही इसके साथ है, ऐसा ही इसके साथ है, और इनको और भी ज़्यादा बांध के लिखेंगे, यानी कि ये एक जैसे ही समूह 3 बार हैं, यानी कि ये एक जैसे ही समूह 3 बार हैं। कौन से हैं एक जैसे, CH3 के होल ट्राइस CO, CH3 के होल ट्राइस CO, ये 3 बार आ रहा है इसलिए होल ट्राइस कर दी। ये ब्यूटॉक्साइड है, ये 3 बार आ रहा है, तो इसलिए क्या लिखा हमने, एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड से करवाई जाती है। तो क्या होगा, द्वितीयक अल्कोहलों में OH का हाइड्रोजन और OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसका हाइड्रोजन आप निकाल दो यहाँ से, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच द्विबंध बना दो, वो किस में बदल जाएगा, कीटोन में बदल जाएगा। और ये दोनों हाइड्रोजन एसीटोन के साथ अभिक्रिया करते हैं, और एसीटोन के इस CO समूह के कार्बन और ऑक्सीजन से आकर जुड़ जाते हैं। यहाँ से एक बंध टूटेगा, कार्बन को ये हाइड्रोजन मिला और ऑक्सीजन को ये हाइड्रोजन मिला, यानी कि एसीटोन किस में बदल जाता है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल में, ये सह उत्पाद में बदल जाता है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अल्कोहल और कीटोन ने आपस में अभिक्रिया करी, अल्कोहल कीटोन में बदल गया और कीटोन अल्कोहल में बदल गया। ठीक है ना, इस तरह से याद रखना। अल्कोहल के उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण द्वारा हम एल्डिहाइड और कीटोनों के निर्माण पढ़ रहे हैं। दूसरी विधि है, ये विधि हमने पहले भी देखी थी, और इस विधि में क्या होता है कि प्राथमिक अल्कोहल यानी कि उसमें CH2OH समूह किस में बदल जाता है, CHO में। किसकी उपस्थिति में, कॉपर चूर्ण और उच्च ताप की उपस्थिति में। जब एथेनॉल को गर्म किया जाता है, प्राथमिक एथेनॉल को, तो वो एथेनॉल में बदल जाता है। ठीक है, पहले भी देखी थी, विहाइड्रोजनीकरण होता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है, यानी कि हाइड्रोजन बाहर निकलता है, इसलिए क्या नाम दिया, विहाइड्रोजनीकरण। द्वितीयक अल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण होता है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, OH जिस कार्बन से जुड़ा है उससे एक हाइड्रोजन निकला, दोनों कार्बन ऑक्सीजन के बीच एक बंध और बन गया, क्योंकि दोनों की संयोजकता खाली हुई थी, तो क्या बन गया, ये कीटोन बन गया। द्वितीयक अल्कोहलों से कीटोन प्राप्त होते हैं, और प्राथमिक अल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। तृतीयक अल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण करेंगे तो क्या प्राप्त होता है, ये हमने देखा था। तृतीयक अल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता, उसमें निर्जलीकरण होता है, H2 अणु बाहर निकलता है और एल्कीन बनती है। ठीक है, ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों के विभाजन की विधि थी।
लेकिन यहाँ हम सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहे हैं, तो द्वितीयक अल्कोहल की बात नहीं करते। प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड और द्वितीयक अल्कोहलों से कीटोन प्राप्त होते हैं। ये थी अल्कोहलों के निर्माण की एल्डिहाइड और कीटोनों के निर्माण की दूसरी विधि। इसके बाद है तीसरी विधि, एल्केनोइक अम्लों के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन द्वारा। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे।